वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट या इनरस्ट करंट लिमिटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास एक हाई पावर का एम्पलीफायर है तो उसके ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई को ड्राइव करने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और क्या इसका काम है, किस तरीके से काम करता है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप पीसीबी फाइल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसका रीज़न ये था कि मेरा रीलोकेशन हो गया था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि किसी भी नई जगह पर सेटअप क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अभी फिर से मैं रेगुलर हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस दे सकूं। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी थ्योरी के साथ। एक्चुअली सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट की ज़रूरत हमें 500 वाट से ज़्यादा पावर के ट्रांसफार्मर के साथ पड़ती है। उससे नीचे का ट्रांसफार्मर या उससे नीचे का एम्पलीफायर अगर आपके पास हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रोफेशनली ज़्यादा यूज़ होता है। होम ऑडियो में भी इसका सिंपल फॉर्म यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने फील किया होगा कि जब भी आप अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो आपके घर की वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में ड्रा करता है। बट अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा एम्पलीफायर है जैसे प्रोफेशनल, तो ये करंट इतना ज़्यादा होगा कि आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो इस ट्रिप से हम कैसे बचें, इसी के लिए सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट या इनरश करंट लिमिटेड सर्किट का हम यूज़ करते हैं। कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको शुरू में जब हम धक्का देते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है, एक बार वो मोशन में आ जाती है तो फोर्स हमारा कम लगता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होती है। तो ऑल ऑफ सडन जब हम उसको पावर सप्लाई देते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में लगता है। एग्जाम्पल एक समझते हैं कि 500 वाट का हमारे पास ट्रांसफार्मर है और इजी कैलकुलेशन के लिए 250 वोल्ट एसी सप्लाई है हमारे पास। तो अगर कॉन्टिन्यूसली इस ट्रांसफार्मर को हम एसी से चलाते हैं तो आप जानते हैं P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा। तो P हमारी पावर है 500 और V है हमारा 250 वोल्ट। तो ये 2 एम्पियर ये लेगा। लेकिन स्टार्टअप में दोस्तों ये करंट 50 टाइम्स से लेकर 100 टाइम्स तक हो जाती है, यानी कि ये 20 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर तक की करंट ले सकता है स्टार्टिंग में। और ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है, ऐसा नहीं कि लगातार लेता रहेगा, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, सेकेंड के 10वें या 50वें हिस्से के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी एसी किस फेज में है जब आपने ऑन किया। अगर आपकी एसी बढ़ रही है उसमें आपने ऑन किया तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लेगा। अगर आपकी एसी का फेज यहाँ पर है तो कम लेगा। तो यही करंट जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आती है इसी को हम इन रश करंट बोलते हैं। और उसके कुछ और भी रीजन्स होते हैं, जैसे ये सिर्फ ट्रांसफार्मर ही रीजन नहीं है। ट्रांसफार्मर के साथ आपने देखिए कि ये कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल फुली डिस्चार्ज स्टेट में होते हैं। तो जब आप ट्रांसफार्मर को लगाते हैं पावर सप्लाई से तो एक्चुअली ये शॉर्टिंग का काम करता है, यानी कि आपकी सेकेंडरी बिल्कुल ही शॉर्ट रहती है और इनको चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है। तो जब आप मेंस में प्लग इन करते हैं अपने ट्रांसफार्मर को तो आपके ट्रांसफार्मर को बहुत ही हाई लोड दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए इनिशियल करंट जो है बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो दो मेनली फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके पास जो लोड लगा हुआ है ट्रांसफार्मर पर और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से इंडस करंट आपका 50 से 100 गुना तक हो सकता है इनिशियल। इसी के साथ मैं आपको इसका सर्किट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बिना किसी बोर्ड के डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये लाइव है और ये न्यूट्रल है और यहाँ पर एक स्विच लगा होता है जैसा कि आप जानते ही हैं। और इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर में करंट जाएगी और वो इनिशियल करंट बहुत ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि लिमिट करने के लिए स्टार्टिंग में अगर हम किसी तरीके से ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो अगर हम स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर की सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस डाल दें, अगर हम सपोज कीजिए कि 50 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगा दें, आई हो जाएगा V अपॉन आर। वी हमारा 250 और आर हमारा हो गया 50 ओम, यानी कि 5 एम्पियर। तो अगर हम 50 ओम का रेजिस्टेंस स्टार्ट में इसके लगा दें सीरीज में तो 5 एम्पियर ही करंट ये ड्रॉ करेगा। तो हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें 50 ओम का, जो थोड़ी देर के बाद डायरेक्ट हो जाए। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक 50 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया। अब दोस्तों जब मैं इस मेंस को ऑन करूँगा यहाँ से तो
इसके थ्रू करंट जाएगा। और बिकॉज ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है इसलिए 5 एम्पियर से ज़्यादा ये नहीं लेगा। और कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही इसके साथ जो कैपेसिटर वगैरह लगे हैं या बाकी चीज़ें लगी हैं सारी चार्ज हो जाएंगी। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन कर दें या डायरेक्ट कर दें तो हमारा ट्रांसफार्मर चलता रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि मैनुअल करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस स्विच की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रिले। एक रिले हम लगा देते हैं। आप जानते हैं कि रिले का साइन ये होता है, तो इस स्विच को मैंने रिले बना दिया और रिले की कॉइल हमारी ये हो गई। तो अब हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना है तो आधे सेकेंड के बाद ये स्विच हमारा डायरेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें रिले को पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना दिया और प्लस सप्लाई को मैंने दे दिया रिले पर, ये माइनस हमारा ये चला गया रिले पर, यानी कि रिले को सप्लाई मिल गई। लेकिन ये डीसी सप्लाई कहाँ से आएगी, तो ये डीसी दोस्तों ज़्यादा सेफ है कि आप इसको किसी एक छोटे ट्रांसफार्मर से लगा के डीसी इसको दें। और यहाँ पर जो आप कैपेसिटर लगाएंगे, जब आप इसको डीसी सप्लाई देंगे तो इस कैपेसिटर की वजह से, ये कैपेसिटर जितने भी वैल्यू का हो 1000 माइक्रोफेरेड का, थोड़ा सा इसको ऑन होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऑन किया और तुरंत ही ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड का टाइम लगेगा। तो उतने सेकेंड का टाइम इस ट्रांसफार्मर को सैचुरेट होने के लिए एनफ है। उसके बाद आप स्विच को क्लोज कर सकते हैं रिले को, और ये आपका चलता रहेगा। और ये एक तरह से टाइम डिले का सर्किट बन गया। बट लोग एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसका भी जुगाड़ है। यहाँ पर हम इसी पावर सप्लाई से एक डीसी सप्लाई बना के इसको देंगे और जिसमें किसी रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा हम टाइम डिले ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर के एक ओपन सिरे को, यहाँ की यानी कि जहाँ पे डायोड का प्लस माइनस होता है, उसको हम न्यूट्रल से एक, ये देखिए न्यूट्रल रहा, और एक 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ब्रिज का दूसरा सिरा बचा तो उसको हम सप्लाई देंगे। बिकॉज हमें कम वोल्टेज की सप्लाई यहाँ चाहिए, तो हम एक कैपेसिटर की सहायता से सप्लाई बनाएंगे। तो ये देखिए नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर मैंने लगा दिया सीरीज में, और इसको उठाकर मैंने ब्रिज के दूसरे सिरे पे जोड़ दिया। तो इस तरीके से इस रिले को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई बन गई है। और ये कैपेसिटर जो है, मैंने जो वैल्यू निकाली है और मैंने जो रिले यूज़ किया है उसके हिसाब से ये कैपेसिटर 1K का आता है। और बिकॉज ये मेंस में चार्ज हो जाता है इसलिए इसके साथ पैरेलल में हम एक हाई ओम का, यानी कि 1 मेगा ओम का 1 क्वार्टर वाट, वही 14 वाट का रेजिस्टेंस लगा देंगे, ताकि जब हम इसको मेन से निकालें या कभी हम गलती से सर्किट को छू रहे हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज ना हो, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से चार्ज हो जाएगा। यानी कि इस सर्किट को अब हमें पावर सप्लाई मेंस से ही मिल गई। तो यहाँ से जब हम मेंस देंगे तो ये करंट हमारी आएगी और ये रिले को एनर्जाइज करेगी, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये टाइम आपका मेनली इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इस कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, और सबसे मेन इस कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो वैल्यूज लगाई हैं, मैंने इस कैपेसिटर का 1000 माइक्रोफैरेड, मेरे ख्याल से वैसे अगर आप 470 माइक्रोफैरेड भी लगाते हैं तो माइक्रो सेकेंड्स में आपको डिले मिल जाएगा। तो इतना बड़ा कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है कि जितने भी वोल्ट का ये रिले हो। तो ये यूनिट जो हो गई, ये आपकी रिले है पूरा, देखिए ये इतने में रिले है। तो जितने भी वोल्ट का आप रिले यूज कर रहे हैं, 24 वोल्ट, 28 वोल्ट, 12 वोल्ट, उतने ही वोल्ट का जीनर रिले के साथ एक पैरेलल में आप लगा दें, जिससे क्या होगा कि एक्सेस वोल्टेज नहीं जाएगी और आपका रिले खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं भी लगाएंगे तब भी चलता है, और इसमें कोई टिपिकल नहीं है। इसमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 28 वोल्ट कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने जो सर्किट बनाया है वो 12 वोल्ट के रिले पे बनाया है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको एक लिस्ट में दे दूंगा। ये है इसकी पीसीबी की डिजाइन, आप देख रहे हैं ये टॉप लेयर है इसकी, किस तरीके से कंपोनेंट्स इसमें आएंगे। मैंने जो बनाया है उसमें डायोड का प्लेसमेंट थोड़ा गलत हो गया था, लेकिन आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें ये करेक्ट है। इसके बाद ये कंपोनेंट की लिस्ट आप देख लीजिए कि क्या कंपोनेंट है इसमें। कैपेसिटर, डायोड्स, एलईडी, और आपका मेंस फिल्टर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, सभी की वैल्यू मैंने दे रखी है। इसको आप खरीद लीजिए। ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने यूज़ किया है और इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, ये काम करता है। तो सबसे पहले ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर के नीचे आ जाएगा। 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस हमारा लग चुका है। अभी ये डायोड दो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 प्लस पे 2 माइनस पे, जिससे कि हमारी आने वाली एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 220 ओम्स का सप्लाई रेजिस्टेंस है जो कि आपके पूरे रिले को सप्लाई देगा। अभी मैं यहाँ पर मेन कैपेसिटर लगाने जा रहा हूँ।
और ये मेन रेजिस्टेंस है 10 ओम की 5 वाट की 4 हैं, जो कि सब एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। तो अभी इनको सोल्ड कर देते हैं, इसके बाद रिले एलईडी वगैरह, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। अभी यहाँ जो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाना है, ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस की सहायता से चार्ज होता है। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे और इस कैपेसिटर को बढ़ाएंगे तो इसके रिले का ऑन टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही करंट भी कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इस कैपेसिटर की वैल्यू को कम ज़्यादा करके डिले टाइमिंग अपना घटाइए बढ़ाइए। और इसके बगल में हम यहाँ पे एलईडी लगा देंगे। तो अभी हम 12 वोल्ट और 30 एम्पियर्स का रिले इसमें लगाएंगे। और इस कई टाइप के रिले आते हैं, 12 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। जितने भी वोल्ट का रिले लगाएं उसके नीचे उसके पॉइंट पर आपको उतने ही वोल्ट का जिनर लगा देना है, जिनर डायोड, जिससे कि वोल्टेज ज्यादा ना इंक्रीज हो पाए। और इस रिले में यहाँ पर एक्स्ट्रा पिन्स होती हैं, जैसे कि एक यहाँ पर था और यहाँ पर एक नो कनेक्शन नॉर्मली ऑन वाला पिन रहता है। तो नॉर्मली ऑन मुझे पिन नहीं चाहिए था, तो ये मैंने यहाँ से ब्रेक करके निकाल दिया है और ये यहाँ से ब्रेक करके निकाल दिया है। आप चाहें तो होल वगैरह करके लगा सकते हैं। मुझे सिंपली 2 पिन कॉइल के लिए चाहिए और 2 पिन ऑन ऑफ स्विच के लिए चाहिए, जो कि रिले को ऑन होने पर शॉर्ट होते हो। तो इस तरीके से ये पिन मैंने छोड़ दी है और अब मैं इसको लगा देता हूँ बोर्ड में। पूरी पीसीबी पे मैंने एक सोल्डर की लेयर लगा दी है, बिकॉज इसमें सारा मेंस करंट जा रहा है यहाँ को छोड़ के और काफी ज्यादा एम्पियर्स जाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा देने से इसकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है और रस्टिंग भी नहीं होती है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट को इस ट्रांसफार्मर के साथ लगा दिया है और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक एलईडी ऑन हो जाएगी जब हमारा सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट काम करेगा और आप देखेंगे कि जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, आप क्लिक की आवाज को ध्यान से सुनिएगा, तो इस स्विच को ऑन करने और इस रिले को क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम डिले होगा। आपने देखा इस ऑन के थोड़ी देर बाद आवाज आई, फिर से मैं करता हूं, यानी कि ये क्लिक पहले आया और उससे लगभग आधे सेकंड के बाद ये सर्किट हमारा ऑन हुआ है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई गई है। तो इस तरीके से अगर कोई हैवी ट्रांसफार्मर यहाँ पर हो 500 वाट प्लस का, तो ये सर्किट इनरस करंट को कंट्रोल करेगा और हमारी एमसीबी को ट्रिप नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये सर्किट था दोस्तों, आप इसको बनाइए और यूज कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर मेकर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, या अगर आपके एम्पलीफायर में ये खराब हो चुका है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा बट यूजफुल सर्किट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और साथ में मैं आपको ये भी बताते हुए चलूं दोस्तों कि ये वीडियो जो भी मैं आपके लिए बनाता हूं तो इससे मुझे कोई कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं होता है, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाता हूं और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूं। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं अदर मीन से, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी लिंक मैं अमेजॉन के डिस्क्रिप्शन में देता हूं उन लिंक्स को आप क्लिक कीजिए और जब भी आपको अमेजन से आपको कुछ भी खरीदना हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैंने जो सजेस्ट किया है आपको वो खरीदना हो तभी आप लिंक को क्लिक करें। आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप मेरे लिंक को पहले क्लिक करें, इससे आपका अमेजॉन खुल जाएगा। उसके बाद आप जो भी खरीदेंगे तो उस पर कुछ मुझे छोटा सा 2-4-5% का कमीशन मिलता है। यूट्यूब के लिए यही मेरी इनकम का मेन सोर्स है। उसके अलावा जो भी एड्स आते हैं यूट्यूब में, आप कोशिश करें कि उनको स्किप ना करें, उनको पूरा देखें, क्योंकि अगर आप उन एड्स को पूरा देखेंगे तो मुझे कुछ थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से, जिसकी हेल्प से मैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रख पाऊंगा। क्योंकि ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, सारी चीजें मैं खरीद कर अपने पैसों से और बनाकर आपको दिखाता हूं। तो इन तरीकों से अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मेरा चैनल कंटिन्यू रहेगा और अब बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगे। और अगला वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं कि क्या हम किसी भी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का नंबर बढ़ा के, यानी कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का नंबर बढ़ा के उस एम्पलीफायर की पावर को बढ़ा सकते हैं, हाँ या नहीं, और अगर बढ़ा सकते हैं तो किस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आप जब उस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिस पर लोग बताते हैं कि 10 ट्रांजिस्टर लगा दो तो 1000 वाट का हो जाएगा, या जो भी है। तो उस चीज को मैं क्लैरिफाई करूंगा और कुछ सर्किट को मैं आपको मॉडिफाई करना भी सिखाऊंगा मार्केट में जो अवेलेबल है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बाय एंड नमस्कार।